हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई पूजा मैम में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने कल पढ़ा कि 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद तुर्क साम्राज्य के सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया और उन्हीं के बेटे सुबुक्तगीन के बेटे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वो एक बार भी नहीं हारा। उसके बाद 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी जब भारत आया था तो वो अपने साथ उसके साथ चार इतिहासकार आए थे, जो थे फारूकी, फिरदौसी, उतबी और अल-बेरूनी। इन इतिहासकारों ने अपनी कुछ पुस्तकें लिखी, जिनका नाम था, जो फिरदौसी था उनकी पुस्तक का नाम था शाहनामा और अल-बेरूनी की पुस्तक का नाम था ताक़ीत-ए-हिंद, या इसे हिंद के दर्पण के नाम से भी हम जानते हैं। उतबी ने लिखी थी तारीख-ए-यामीनी पुस्तक। कौन सी? तारीख-ए-यामीनी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी जब भी भारत पर आक्रमण करते थे तो उनका उद्देश्य या तो धर्म को लेकर होता था, या फिर वो मुसलमान बनाने पे, भारत के हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर ही ध्यान देते थे। लेकिन महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत के धन को लूटना था। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे तुर्क साम्राज्य के एक और आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के बारे में, जो कि तुर्क साम्राज्य से ही बिलोंग करते थे। और मोहम्मद गजनवी, जैसा कि हम जानते हैं कि वो गजनी के शासक थे, लेकिन मोहम्मद गोरी गौर के शासक थे और ये गौर के शासक बने थे 1173 में। इन्होंने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और उसके बाद 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, जहां के शासक थे भीम सेकंड। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भीम प्रथम, जो कि सोमनाथ के शासक थे, और मोहम्मद गजनवी जब भारत के सारनाथ मंदिर को लूटा था उसने, और वहां का सारा सोना ले गया था और भीम प्रथम को हरा दिया था। तो भीम सेकंड अपने पूर्वजों की हार का बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था और वो उनका बदला लेना चाहता था। वो चाहता था कि यदि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता है तो वो उसे हराकर अपने पूर्वजों की हार का बदला लेगा। ये भीम सेकंड है, इसे मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। तो जब मोहम्मद गोरी 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण करता है तो वह हार जाता है और भीम सेकंड जीत जाता है। मोहम्मद गोरी अपनी हार से बहुत परेशान हो जाता है और उसके बाद वह 13 साल तक कड़ी मेहनत करता है और दोबारा से भारत पर आक्रमण करने की तैयारी करता है। दोस्तों, 1178 के बाद वह 1191 में दोबारा से भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली में जाके युद्ध करने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वह 1191 में युद्ध के लिए आता है, आक्रमण करने के लिए, तो पृथ्वीराज चौहान को उसके बारे में पता चल जाता है और वह जानता था कि अगर दिल्ली में युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी को रोकना बहुत मुश्किल था। इसलिए वह उसे रास्ते में ही रोकता है और वह उसे रोकता है तराइन में। तराइन में जब मोहम्मद गोरी का सामना पृथ्वीराज चौहान से होता है तो तराइन के जंगलों में यह युद्ध हुआ। युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने की बजाय जंगल में युद्ध लड़ना आसान होता है और उसने जंगल में गहरे गहरे गड्ढे गुदवा दिए, और उन पर घास फूस ढक दिया, ताकि मोहम्मद गोरी के घोड़े जब भी आए वहां से और उस गड्ढे में गिर जाएं और उनको हार का सामना करना पड़े। तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान तराइन के मैदान में रोकता है और उससे युद्ध लड़ता है।
इस युद्ध में मोहम्मद गोरी फिर से हार जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली राजा था और इसके बावजूद उसका साथ कुछ शक्तिशाली आदमियों ने दिया, जिनमें शामिल थे गोविंद राय जो कि हाँसी से बिलोंग करते थे, और राजा जयचंद, और तीसरे थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया उनके नाना अनंगपाल जो कि एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। इन तीनों की मदद से पृथ्वीराज चौहान और अपनी शक्तिशाली होने के बावजूद वह युद्ध जीत जाता है। लेकिन इसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से भागकर शादी कर ली तो राजा जयचंद इसके खिलाफ हो गए और यह इंटरकास्ट मैरिज थी। तो इनके पृथ्वीराज चौहान के नाना जो कि अनंगपाल थे वो भी उनसे नाराज हो जाते हैं। 1192 में राजा जयचंद के कहने पर मोहम्मद गोरी फिर से भारत पर दूसरा आक्रमण करता है और इस बार भी पृथ्वीराज चौहान उसे तराइन के जंगलों में रोक लेता है, लेकिन इस बार उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसके नाना ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया और राजा जयचंद तो पहले ही उसके खिलाफ हो चुका था। इस युद्ध में राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और मोहम्मद गोरी तराइन का दूसरा युद्ध जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई और जिसकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में बताता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपने साथ ले गया और वहां पे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया, लेकिन वह गलत बताता है क्योंकि दरबारी कवि कभी भी अपने राजा की बुराई नहीं करता और वह इसीलिए पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करने के लिए ये सब लिखता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ऐसा होता तो 1194 में चंदावर का युद्ध नहीं होता जो कि मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच लड़ा गया। कब हुआ था चंदावर का युद्ध? 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। वल्लाह कौन होता था दोस्तों? उत्तराधिकारी को वल्लाह के नाम से जाना जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वल्लाह को पुराने टाइम में क्या कहते थे, तो उत्तराधिकारी को ही वल्लाह के नाम से जाना जाता था। क्योंकि मोहम्मद गोरी अब बूढ़ा हो चुका था और वह अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था, इसलिए वह तरह तरह के आक्रमण भी खुद पर करवाता था ताकि वह सैनिकों की परीक्षा ले सके और अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर सके। तो जो मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को मोहम्मद गोरी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मोहम्मद गोरी का भारत पर आखिरी आक्रमण था 1205 में जो कि खोखर जाटों के विरुद्ध था। यह उसका अंतिम आक्रमण था और 1206 में उसकी हत्या कर दी गई। जो मोहम्मद गोरी के सिक्के थे उनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया होता है कि किस प्रकार के सिक्के थे। तो जो मोहम्मद गोरी के सिक्के थे उनके एक और माता लक्ष्मी की फोटो होती थी और दूसरी ओर कलमा खुदा होता था। उसके सिक्कों को देखकर हमें यह जानकारी मिलती है कि वह भारतीय देवी देवताओं के विरुद्ध नहीं था। जिस प्रकार से मोहम्मद गजनवी मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता था, लेकिन मोहम्मद गोरी भारतीय देवी देवताओं को मानता था और उनकी पूजा भी करता था। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।